नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है सेशन नंबर 72, पत्र सूचना कार्यालय 7072। कैसा लग रहा है अभी तक जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। आर यू एंजॉइंग और नॉट? आज की जो टॉप 6 स्टोरीज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के ऊपर। दूसरा हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के ऊपर। आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा नजदीक है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ रिवाइज कर लिया जाए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे। मैं वैसे 2 इंडेक्स आपके लिए निकाल के लेके आया, साथ ही साथ 2 योजनाएं, एक मिशन कर्मयोगी क्या है, दूसरा नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो 2 मिशन मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। फिर हम बात करेंगे कमीशन फॉर AQM। AQM बेसिकली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको लेके जो आयोग बना था हाल फिलहाल, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड सिक्स्थ, सौभाग्य स्कीम फिर से एक योजना है। तो आज का जो सेशन है पूरा कंप्लीटली रिवाइज वाला सेशन है। रिवीजन ही नहीं, जिनको पता है उनका थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और जिनको नहीं मालूम है उनको पता भी चल जाएगा। पूरे तह तक हम डिस्कस करेंगे सब चीज़ों को। एंड फाइनली MCQs फॉर द प्रैक्टिस। शैल वी बिगिन? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो है हमारी इंडेक्स 2020 के अंदर में हम बात करेंगे वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज करती है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी अलोंग विद द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुगार्ट इन जर्मनी। और ये कुछ जर्मन नेम है, बुंदेस एंटविकलंग हिल्फ्ट, ऐसे वहाँ पे कुछ और अलग तरीके से बोलते होंगे शायद, राइट। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि UNUEHS यानी कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुगार्ट इन जर्मनी, इन दोनों ने मिलकर ये इंडेक्स रिलीज किया है। इस इंडेक्स को रिलीज करने पे ये क्या करते हैं कि कंट्री बाय कंट्री बेसिस, यानी कि देशों के उसमें कैलकुलेट करते हैं कि किस देश में जो डिजास्टर रिस्क है वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा एक्सपोजर है। कौन कौन से ऐसे लोकेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे क्लाइमेट का खतरा बढ़ सकता है, मतलब आपदा के चांसेस जहाँ पर ज्यादा है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले कब शुरू किया था? तो 2011 में ये शुरू किया गया था। It indicates which countries are in the greatest need of the strengthened measure for coping with and adapting to extreme natural events। तो जहां पर बिल्कुल ही एक्सट्रीम प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, उन देशों को पहचानना, जहां पे मदद की ज़्यादा ज़रूरत है उनको देखना। जैसे कि हाल फिलहाल मैं देख रहा था, BBC की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से अफ्रीका का एक देश है जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लोग जी रहे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं। सो इस तरीके के जो लिविंग एनवायरनमेंट है, दे आर एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स, और वहां पर मदद की ज्यादा जरूरत होती है। तो दैट्स वाई इस तरीके के इंडेक्स और इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसमें मदद करती है। इस इंडेक्स के बारे में अगर हम थोड़ा और चर्चा करें तो ये वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 का एक पार्ट है। It describes the disaster risk for various countries and regions through the multiplication of exposure and vulnerability, right? भेद्यता, एक्सपोजर कहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो इस रिपोर्ट का ये कहना है, या इस इंडेक्स का ये कहना है कि जो ओशनिया कंट्री है, कॉन्टिनेंट्स में अगर हम बात करें, ओशनिया जो कॉन्टिनेंट्स है वो हाईएस्ट रिस्क पे है। उसके बाद आता है अफ्रीका और फिर आता है अमेरिकाज। तो आपके लिए छोटा सा सवाल यार यहाँ पे आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड अमेरिकाज? जरूर बताइएगा, जिनको मालूम है वो समझ जाएंगे कि क्या पूछना चाह रहे हैं सर। अमेरिका और अमेरिकाज में क्या डिफरेंस होता है आपको जरूर बताना है। साथ ही साथ वनुआतु एक साउथ पैसिफिक ओशियन में एक देश है विद द हाईएस्ट डिजास्टर रिस्क वर्ल्ड वाइड, ये ऐसा इस रिपोर्ट का कहना था, वनुआतु। अफ्रीका अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। भारत की रैंक अगर हम देखें तो 181 देशों में भारत की रैंक 89th पोजीशन पे है एंड फोर्थ मोस्ट एट रिस्क इन साउथ एशिया। आफ्टर बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बाद भारत का ही नाम आता है। ऐसे देश जिनका स्कोर 52.73 से ऊपर होता है आर वेरी पुअर इन देयर अडेप्टिंग कैपेसिटीज फॉर एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर्स। India has also slipped on strengthening adaptive capacities with this concerning as it highlights the inability of the system, institutions and other organisms to adjust the potential damage, to take advantage of opportunities or to respond to the consequences, right? तो बेसिक बात यह है कि भारत भी साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो चौथे पायदान पर है। रिस्क अवर्टेड जो है एक नेशन बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो भारत के इंस्टीट्यूशन है, भारत के जो तंत्र हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, उनको इसमें दक्षता अपनानी पड़ेगी, पॉलिसीज उसमें फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। ऐसा कहना है इस इंडेक्स का, इस रिपोर्ट का। क्लियर है? रैंक वगैरह ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है? 189 है आउट ऑफ 181 कंट्रीज।
क्लियर दोस्तों। चलिए अगले हम इंडेक्स पे बात करते हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। आप जानते ही हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है? दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। बेसिकली जो ह्यूमन कैपिटल है वो किन चीज़ों से मिलके बना है? तो ह्यूमन कैपिटल नॉलेज, आपके पास ज्ञान है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी एक पूंजी है, आप उससे बाद में मनी का, पैसे का जो है सृजन कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्स, उसके बाद हेल्थ, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो किससे मिलके बना है? नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं। द इंडेक्स बेंचमार्क्स की कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल अक्रॉस द कंट्रीज। इसमें जो पैरामीटर यूज किए गए हैं मैंने आपको बता ही दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन इसमें पैरामीटर यूज किया गया है। उसके बाद इट कवर्स 98% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। भारत की अगर इसमें हम रैंक की बात करें तो पिछले साल 157 देशों में से 115 रैंक आई थी और 2020 में भारत की इसमें रैंक आई है 116। तो मतलब एक पायदान और स्लिप हो चुका है भारत की पोजीशन। हालांकि 2018 के कंपैरिजन में भारत का स्कोर बढ़ा है, तो ये तो थोड़ी सी मतलब दिल को बहलाने वाली बातें हैं। जैसे गालिब कहा करते थे ना, दिल्ली के सबसे मशहूर शायर थे गालिब, कि दिल को खुश रखने को गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है, ठीक है। सो कोविड इफेक्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मतलब मार मारी है ह्यूमन कैपिटल को लेके, हेल्थ इंप्रूवमेंट को लेके, सर्वाइवल रेट को लेके, स्कूल एनरोलमेंट को लेके, स्टंटिंग को लेके, सब चीज़ों पे मार मार के गया है कोविड पेंडेमिक, ठीक। मोर देन 1 बिलियन चिल्ड्रन हैव बीन आउट ऑफ स्कूल एंड कुड लूज आउट ऑन एवरेज हाफ अ ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल बनेगा कैसे जब वो स्कूल नहीं जा रहे, एजुकेशन पे नहीं जा रहे। इट हैज इंक्रीज्ड इनकम इनइक्वालिटी बिकॉज रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। तो इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज कर चुका है ये। एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैव बीन पर्टिकुलरली डीपन फॉर वुमेन एंड फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज लिविंग मैनी वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी। क्लियर है। तो ये सारा कुछ जो मतलब रहा, तो उस वजह से भारत की एक रैंक एक पीछे खिसकी, 115 से 116 पे हम आए। अब 2021 की जो रैंक आएगी उसमें देखना होगा कि भारत की पोजीशन क्या रहती है। हालांकि अप्रैल में सेकेंड वेव आया था। जो दूसरी रिपोर्ट्स है वर्ल्ड बैंक का, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अब ये पब्लिश नहीं करेंगे, कुछ और तरीके ढूंढेंगे। एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी उन्हीं का है। चले आगे। चलिए तीसरी स्टोरी पे आते हैं, मिशन कर्मयोगी। यूनियन कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी को पिछले साल ही अप्रूव कर दिया था, राइट। पिछले साल कह रहा हूँ, जून 2021 में जो है अप्रूव कर दिया था। द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये जो मिशन कर्मयोगी है, कर्मयोगी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि काम करो, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बेसिकली ये कुछ सुझाव देना चाह रही है कैबिनेट, किसको? सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें जो फ्यूचर सिविल सर्विस है, जो आने वाले जो आप लोग बनेंगे, जो ये देख रहे हैं वीडियोस वगैरह, जो आप लोग बनेंगे, उनके पास एक राइट एटीट्यूड हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, और जो भारत में जो है ना न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, न्यू इंडिया का विजन, उसके साथ वो अलाइन होता हो। It aims to prepare Indian civil servants for the future by making them more creative, constructive, imaginative, proactive, innovative, progressive, professional, energetic, transparent and technology enabled। कितना लंबा था रे बाबा। अब ये मिशन क्यों लाया गया? ये मिशन इसलिए लाया गया क्योंकि हाल फिलहाल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, उनको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि रूल ओरिएंटेशन है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, प्रमोशंस के साथ इनएफिशिएंसीज है, स्पेशलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, और साथ ही साथ ये जो हम ब्यूरोक्रेसी भी देख रहे हैं, इसका निर्माण ब्रिटिशर्स के टाइम में ही हुआ था। तो बहुत बड़े रिफॉर्म उसके बाद किए नहीं गए हैं, तब से आप कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश के ही एक तरीके की सिविल सर्विसेज अभी तक चल रही है। तो उसमें एक रिफॉर्म लाने की जरूरत है, और जो ये लॉन्ग पेंडिंग जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स है, इसको देखते हुए मिशन कर्मयोगी को लाया गया है। The capacity of a civil services plays a vital role in rendering a wide variety of services, implementing welfare programs and performing core governance functions, right? Significance इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे आई गॉट कर्मयोगी करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें सारे जो है वर्ल्ड में किस तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स है, जैसे जापान के हो गए, अमेरिका के हो गए, न्यूजीलैंड के हो गए, यहाँ के जो सिविल सर्विसेज है या सिविल सर्वेंट्स है, वो किस तरीके से प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या वहाँ पे उनका रूल ऑफ ओरिएंटेशन है, उनको देखा जाएगा। द स्कीम विल कवर 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। ये आपको ध्यान रखना है, सभी लेवल पे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ IAS IPS और IFS को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। एट ऑल लेवल्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। NPCSCB बेसिकली क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग।
will be governed by the Prime Minister's Human Resource Council, which will also include the state chief ministers, union cabinet ministers, and some experts. Right? तो ध्यान रखना ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है. हाल फिलहाल आप में से कितनों ने उमा भारती का स्टेटमेंट सुना है सिविल सर्वेंट्स को लेके? राइट, उमा भारती वही जो 2014 के मोदी जी के कैबिनेट में गंगा मंत्रालय की मंत्री थी. गंगा सफाई से रिलेटेड उनका काम था. हाल फिलहाल उनका एक बहुत ही विवादास्पद बयान आया है सिविल सर्वेंट्स को लेके, ब्यूरोक्रेसी को लेके. जिनको नहीं मालूम है सर्च कीजिए, देखिए और सोचिए कि ऐसा क्या हो रहा है. राइट, अगली स्टोरी पे हम आते हैं. नेशनल हाइड्रोजन मिशन के ऊपर हम बात करेंगे. नेशनल हाइड्रोजन मिशन में क्या है कि इट फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ अ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज. तो हाइड्रोजन का उत्पन्न, हाइड्रोजन की मतलब रचना करनी है, यानी उनको सृजन करना है ग्रीन पावर सोर्सेज के साथ. टू लिंक इंडियाज ग्रोइंग रिन्यूएबल कैपेसिटी विद हाइड्रोजन इकोनॉमी. इंडियाज एम्बिशियस गोल क्या है भारत का? 2022 तक हम 175 गीगावाट का टारगेट हम रख के चल रहे हैं. और इसके लिए जो बजट 2021 में है 1500 करोड़ रुपए का जो है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए एलोकेशन कर दिया गया है. ठीक, अब इस तरीके के जो मिशन है या इस तरीके की जो पॉलिसी सरकार लेके आ रही है, ये ना तो सिर्फ भारत की जो एमिशन गोल्स हैं उनको अचीव करेगी पेरिस एग्रीमेंट के तहत अगर मैं बात करूं, बट जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करेगी और अल्टरनेटिव फ्यूल्स, क्लीन फ्यूल्स के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करेगी. तो ये भी आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है. कितनी सफल होगी ये देखना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते. हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात करें, क्योंकि जनरल सिलेबस, जनरल साइंस भी पार्ट है सिलेबस का, तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल सिंस द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन एयर. तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का वेट जो है हवा के वेट से कम होता है, तो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर राइज हो सकता है एंड रेयरली फाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म H2. ठीक, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है एंड हाईली कंबस्टिबल डायटमिक गैस है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट एज अ फ्यूल ना, अल्टरनेटिव फ्यूल. अगर ये हाईली कंबस्टिबल डायटमिक गैस ना हो तो फिर हम इसे यूज क्यों करेंगे? हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो एमिशन फ्यूल बर्न्ड विद ऑक्सीजन. इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स और इंटरनल कंबशन इंजन्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्पेसक्राफ्ट प्रपल्सन. स्पेसक्राफ्ट से याद आया कि हमने पिछले सेशन में एयरक्राफ्ट के ऊपर बात की थी, C295. कितनों को याद है जरूर बताइएगा. उसका सिग्निफिकेंस और पूरा पैरामीटर मैंने आपको बताया था, वो भी कमेंट थ्रेड में लिखिए, अच्छे से लिखिए. मेंस वगैरह के एग्जाम में आपको लिखने की स्ट्रीक आपकी अच्छी होनी चाहिए. अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पढ़ाई में, आपकी रीडिंग में कुछ ना कुछ कमी है. भारत की अगर हम बात करें, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मिशन? क्योंकि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ह्यूज एज है. साथ ही साथ जो भारत की जो जोग्राफिक कंडीशंस अगर हम देखें या फिर जो नेचुरल एलिमेंट्स की जो अबंडेंसी देखें भारत के अंदर में, तो वो भी पूरी तरीके से फेवर करते हैं कि भारत को इस तरीके का मिशन जो है वो क्या करना चाहिए, वो लॉन्च करना चाहिए. अब ये लॉन्च तो करेगी लेकिन आगे बहुत सारे काम के दौरान चैलेंजेस आते हैं, तो वो भी चैलेंजेस रहेंगे. अब देखना पड़ेगा कि कितना सफल होगा कितना नहीं होगा. बहुत वेरियस वेरियस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है उसमें इसके प्रोडक्शन में यूज़ की जाएगी, जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी. इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को इसमें लाया जाएगा. R&D होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, फिर इससे रिलेटेड कानून भी बनाए जाएंगे. अगर कोई लूप होल दिखा तो फिर कंपैटिबल लेजिस्लेशन की प्रोसेस भी चलेगी और फिर अपनी जो वास्ट पॉपुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी. सो दिस इज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन. राइट, अगली स्टोरी पे बात करते हैं, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, AQM. तो ये जो मैनेजमेंट, ये जो आयोग बनाया गया था, इसमें अभी हाल फिलहाल जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है और उन्होंने बोला है कि देखो आपको पूरा मॉनिटरेबल एक्शन प्लान जो है आपको बनाना पड़ेगा. एक ऐसा ढांचा बनाना पड़ेगा जिसको प्रॉपर मॉनिटर किया जा सके. एक्शन प्लान्स आपको लेने पड़ेंगे, कितने हो रहे हैं वो सारा इवेल्युएशन प्रोसेस भी आपका होना चाहिए. इसमें जो स्टेट सामने आए हैं, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, नेशनल कैपिटल रीजन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इन लोगों ने मतलब इसमें थोड़ा सा दिखाया. अब देखिए आपको दिल्ली पंजाब ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? दिल्ली पंजाब क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है, फिर पराली का केस चलेगा, पॉल्यूशन होगा, समझ में आ रहे हैं, और WHO के अभी नए नॉर्म्स आए हैं. तो सबको लिंक कीजिए और समझिए कि क्यों ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब इस आयोग का अगर हम फ्रेमवर्क देखें, क्योंकि आयोग को पिछले साल ही बनाया गया था सर्दियों के बाद, मतलब सर्दियों के आसपास में ही. अब इसका काम आएगा कि अब एक साल में इन्होंने आपने क्या काम किया, आपकी आयोग ने क्या रिसर्च किया कि जो अब जो ठंड आएगी दिल्ली के अंदर में और पंजाब यानी नॉर्थ इंडिया के उसमें एरिया में, तो उसमें जो पॉल्यूशन है उसका कितना सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, ये सब अब इस आयोग से पूछा जाएगा. तो काफी मजेदार भी लग रहा है.
अब इसका जो हम ढांचा देखें तो इनके में एक इम्प्लीमेंटेशन है और साथ ही साथ कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट को लेके इनके कंपोनेंट है, एक्स सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ स्टबल क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, पराली वगैरह जो मैं आपको कह रहा था, इफेक्टिव मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट, प्लान स्कीम्स टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ, राइट, एंड साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज फॉर द प्लान ऑफ एक्शन। तो ये इनके कुछ इसमें फ्रेमवर्क है जिसमें ये काम करेंगे। कुछ एक्शन प्लान्स है, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके बता रहा हूँ, जैसे रिकॉर्डिंग फायर काउंट्स, ये इसरो ने इसको डेवलप किया है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिससे मतलब पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है स्टबल बर्निंग को लेके कि उसमें कितने फायर काउंट्स हैं। साथ ही साथ अबेटमेंट ऑफ डस्ट, तो बेसिकली आयोग कह रहा है कि वो एक डस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सेल भी बनाएगा, जिससे ये जो सारे डस्ट आपको दिखते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन साइट से आते हैं, उन पे भी नजर रखी जाएगी। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वगैरह, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज टू द पाइप, नेचुरल गैसेस, क्लीनर फ्यूल्स शुड बी अ प्रायोरिटी वगैरह वगैरह की सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक है आपके लिए, आराम से टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ये आराम से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट, आज की आखिरी स्टोरी सौभाग्य स्कीम के ऊपर हम बात करें तो सौभाग्य स्कीम क्या है दोस्तों? सौभाग्य स्कीम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, राइट। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें अभी हाल फिलहाल ये न्यूज आई है कि ये इसने अपने 4 साल कंप्लीट किए हैं। तकरीबन तकरीबन 31 मार्च 2021 तक इसके लॉन्च के बाद से 2.82 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है, ऐसा सरकार कह रही है। लॉन्च कब किया गया था? अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 साल कंप्लीट हो गए हैं तो लॉन्च 2017 में किया गया था। टू एंश्योर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरियाज। अब इसकी जो हम ऑब्जेक्टिव्स हम देखें तो अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री थ्रू लास्ट मील कनेक्टिविटी, providing access to electricity by all unelectrified households in rural areas and poor households in urban areas। साथ ही साथ जो इनकी बेनिफिशरीज हैं उनको किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया? तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था 2011 का डेटा, उसके जरिए इसे आइडेंटिफाई किया गया है। However, unelectrified households not covered under the SECC data would also be provided electricity connections under the scheme by paying ₹500। तो 500 रुपये पे करके अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से वंचित रखा जाएगा क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अ सेंसस, राइट। तो इन्होंने इस स्कीम ने किए हैं 4 साल अपने कंप्लीट। सरकार ने कहा है कि अच्छा मतलब रिस्पॉन्स इसने दिया है, अच्छे तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक। सो दीज आर ऑल द स्कीम्स। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, दूसरा है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, मिशन कर्मयोगी पे हमने बात की, नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे हमने बात की, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पे हमने बात की, एंड फाइनली सौभाग्य स्कीम के ऊपर हमने बात की, राइट। अब बारी आती है क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज की। पिछले सेशन में जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उसके आंसर देने का समय आ गया है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमने पूछा था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज अप्लाइड टू इंपोर्टेड गुड्स, बिल्कुल सही। रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस फॉर डोमेस्टिक हाउस होल्ड, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। तीसरी हम बात करें मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि हमने कल मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम्स को देखा था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100% एफडीआई परमिट किया गया है मेडिकल डिवाइसेस में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। दूसरा, कुछ मेडिकल डिवाइस पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है और ये वो राज्य थे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा है जो 28% के जीएसटी स्लैब में नहीं आएगा? डिश वाटर, डिश वॉशर, माफ कीजिएगा, वाटर नहीं, डिश वॉशर, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज एंड स्टील प्रोडक्ट्स, इनमें से कौन सा है जो 28% के जीएसटी स्लैब में नहीं आएगा? आईसीएमआर न्यू दिल्ली, ये एपेक्स बॉडी है भारत के फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च की। इट इज फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनको फंड किस मंत्रालय से मिलते हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जरूर बताइएगा। तीसरा, जुडिमा, अ वाइन ब्रेव्ड बाय दिमासा कम्युनिटी हैज बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग रिसेंटली। दिमासा कम्युनिटी पे भी हमने सवाल पूछा था आपको अगर याद हो तो। द कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया। सो पूछा गया है कि दिमासा कम्युनिटी कहाँ से आई है, राइट, यानी भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है? छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, मेघालय। अपने आंसर्स को जरूर लॉक कीजिएगा दोस्तों। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, पावर ऑफ 10, सीए बूस्टर प्रीमियम, एनरिच कंटेंट, रेगुलर स्टडी, एक्सीलेंट पेयर ग्रुप। आइए एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और किया है तो दोस्तों को कराइए।
वंडरफुल सेल्फ प्रिपेयर कोर्सेज हैं आपके लिए, इसमें लिंक दिए हुए हैं, लिंक पे जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए। सिविल तपस्या का पोर्टल है, एनरिच कंटेंट है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन है एंड वन ऑफ द लीडिंग वेबसाइट्स इन इंडिया। हम इसी तरीके से अगले सेशन में मिलेंगे दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।